जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बहुत बढ़िया। आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं महाजनपद की ओर। कौन सा चैप्टर? आप जानते हैं कि आपका जनपद मतलब जिला होता है, कई तहसीलों से मिलकर बना होता है। कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। कमेंट में आप लोग अपने अपने जनपद का नाम, अपने अपने जिले का नाम लिखें। इसी प्रकार अपने तहसील का भी। प्राचीन काल के छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। जन से जनपद कैसे बना? जन मतलब लोग होता है ना। देखो, वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। लोगों के समूह को क्या कहते थे? जन। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जहाँ ऐसा भूखंड जहाँ जन अपना पांव रखता है तो जनपद। जन प्लस पद मतलब पैर, और जन मतलब लोग जहाँ अपना पैर रख देते हैं उसको जनपद कह देते थे। ठीक है। जहाँ बस जाते थे, रहने लगते थे घर बना के। महाजनपद किसे कहते हैं? वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया एवं स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। एक महाजनपद में 14 में राजतंत्र और 2 में गणतंत्र था। 14 में क्या था? राजतंत्र था, राजा वहाँ पे था। और 2 में गणतंत्र था। मतलब गणतंत्र मतलब एक ऐसी विधि थी, एक लोगों का राज। वेरी गुड भाई, ताली बजाओ इनके लिए। तो राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण ये है। 14 राज्य कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गांधार, कंबोज। अब अंग राजा, जो अंग महाजनपद जो था, अभी वो कहाँ है? मुंगेर और भागलपुर जिला को मिलाकर बिहार में अंग महाजनपद। मगध मतलब पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग। काशी मतलब बनारस। कोसल मतलब अयोध्या, गोंडा, बहराइच। वत्स मतलब प्रयागराज और मिर्जापुर। चेदी मतलब आधुनिक बुंदेलखंड। कुरु मतलब आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का भाग। पांचाल मतलब उत्तर प्रदेश के बरेली से बदायूं व फर्रुखाबाद जिले। सूरसेन मतलब ब्रजमंडल, मथुरा। मत्स्य मतलब अलवर, भरतपुर, जयपुर। और अवंती मतलब आधुनिक मालवा। आसमक मतलब नर्मदा गोदावरी नदियों के बीच का भाग। और गांधार मतलब पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। कंबोज मतलब पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। ये 14 थे जो राजा, जिसमें राजतंत्र था। गणतंत्र वाले कौन कौन से थे? ऐसे राज्य का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ के द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण है। वज्जी और मल्ल 2 महाजनपद थे। वज्जी और मल्ल। कौन कौन से? वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल। वज्जी मतलब कहाँ? बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग। और मल्ल देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर का क्षेत्र। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद। वज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व था। यह संपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स, अवंती अत्यंत समृद्धशाली, शक्तिशाली थे। अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इसमें मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। मगध और अवंती। देखो मैप, देखो अगर भारत का नक्शा देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। मगध में बाद में 4 राज्य, कोसल, अवंती, वत्स और मगध, सब विलीन हो गए। अब देखो साम्राज्य शासन, लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हुआ। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व शांति, राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ी थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर मतलब टैक्स वसूला जाता था। कर मतलब एक हाथ होता है और एक कर मतलब टैक्स होता है, तो ये टैक्स वाला कर है। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। इस समय वस्तुओं की बिक्री जो थी वो पैसे से होने लगी थी।
बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी। ईरान, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी भारत आए थे। शिल्पकार व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। फिर बने शहर, उसके बाद शहर बन गए। कैसे बने? इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों, राजधानियों के आसपास हुआ। जहाँ बाजार होगा वहीं शहर बसेगा। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनके शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में थे। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और वे स्थान गांव व शहर के रूप में बदलते गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि वे कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वाले को अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इसका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता व कठोरता व्याप्त हो गई। वह कौन सी विशेषताएं हैं जो शहरों में होती हैं किंतु गांव में नहीं होती हैं? चर्चा कीजिए। इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहा। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र और प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना, फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य हो गया। सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा हुआ? मगध। कौन सा हुआ? मगध। देखो, पहले जनपद बना, जनपद से महाजनपद, फिर महाजनपद से साम्राज्य बन रहा है। जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते थे तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्राज्य। क्या कहा जाता है? साम्राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासक था: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्ष तक रहा। घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। भारत पर सिकंदर ने जब आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? मगध का राजा कौन था? घनानंद। कौन था? मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य को अधिक विस्तार की नीति अपनाई। इसके पास एक विशाल सेना थी जिससे हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। सिकंदर और पुरु में युद्ध हुआ। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। किसने दिया था? तक्षशिला के राजा आम्भी ने। पुरु का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। मैं सिकंदर को अपनी क्षेत्र का एक भी टुकड़ा जीतने नहीं दूंगा। पुरु ने ऐसा कह करके सिकंदर के खिलाफ अपनी सेना को खड़ा कर दिया। सिकंदर और पुरु की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। पुरु की सेना ने सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सिकंदर की सेना ने पुरु के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु के घायल हाथियों में भगदड़ मच गई। इस युद्ध में पुरु की सेना को काफ़ी क्षति हुई और यह स्वयं भी घायल हो गया। पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। पुरु, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो पुरु कहता है, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। मैं भी अपने छोटे राज्य का राजा हूँ, तुम बड़े राज्य के राजा हो, तो क्या हुआ? मैं तो राजा हूँ। तो जो एक राजा के साथ करता है वही व्यवहार मेरे साथ हो। पुरु कहता है, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? सिकंदर, भले ही मैं यह युद्ध हार गया हूँ, पर मैंने एक अच्छा मित्र पा लिया है। सिकंदर से कहता है पुरु के उत्तर से सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि वह पुरु का राज्य लौटा दिया। सिकंदर का आक्रमण। उन दिनों यूरोप महाद्वीप में यूनान देश में मैसेडोनिया, कौन सा राज्य? मैसेडोनिया नाम का राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया का। कहाँ का? वह पारसिक हखमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राजाओं को हराया। इसमें से एक राजा था पुरु, जिसकी चित्रकथा में हमने कहानी अभी पढ़ ली।
अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसके मगध की सेना से लड़ने के इनकार कर दिया और वह मैसेडोनिया अपने घर वापस लौट गया। सिकंदर ने जो भारत पे आक्रमण करने का प्रयास किया था उसका क्या प्रभाव पड़ा ये हम लोग समझते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से राजा ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण पर प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। जैसे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। कब किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? 326 ईसा पूर्व। भारत के सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण के भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभाव के लिए खोल दिया। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अब देखिए मगध राज्य के वंश। मगध राज्य का वंश हर्यक वंश कब से कब तक रहा? लगभग 544 ईस्वी से 412 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश लगभग 344 से 323 ईसा पूर्व तक। तो अब इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है महाजनपद की ओर। आप लोग मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, इसकी रीडिंग करिए, क्वेश्चन आंसर करिए। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।